मैं प्रागैतिहासिक दैत्यों की दुनिया में आ पहुंचा था। इस दुनिया में मैंने हर तरह के प्राचीन दैत्यों को शहर के आसमान में उड़ते देखा। मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन मैं भी एक एस रैंक का प्रागैतिहासिक दैत्य जागृत करूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी किस्मत इस तरह पलट जाएगी। मेरा जन्म नॉर्थ सिटी के एक गरीब गांव में हुआ था। मेरे सिर पर 30 लाख युआन का कर्ज था। जागरण के दिन मैं नॉर्थ सिटी की एक सुनसान गली में पड़ा था। मेरा जागृत दैत्य निकला, एफ रैंक का एक साधारण मच्छर। लोगों ने मुझे ऐसे बाहर फेंक दिया जैसे कोई बेकार बोरा हो। मेरा शरीर जोर से जमीन पर गिरा, लेकिन उसी समय आसमान में गड़गड़ाहट हुई। इसीलिए मेरी दर्द भरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। मैं कई बार दीवार से टकराया। पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया और मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। तभी एक ठंडी और कठोर आवाज सुनाई दी, या तो मेरा पैसा वापस कर या फिर अपनी जान दे। मैंने सिर उठाकर देखा। मेरे सामने एक गंजा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में शुद्ध सोने का बेसबॉल बैट था, जिस पर अभी भी ताज़ा खून लगा हुआ था। उसके पीछे लगभग आधे इंसान जितना बड़ा डी रैंक आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोअर खड़ा था। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं, मानो अगले ही पल मुझे चीर कर खा जाएगा। उस आदमी का नाम जाओ हू था। वह नॉर्थ सिटी के अंडरग्राउंड बैंक का सबसे खतरनाक कर्ज वसूलने वाला था, और मैं सिर्फ 18 साल का एक अनाथ लड़का था। मेरे माता पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। पूरे स्कूल में मुझे सबसे कमजोर छात्र माना जाता था। ऊपर से मेरे सिर पर 30 लाख युआन का कर्ज भी था। जाओ हू मेरे पास आया और मेरे हाथ पर अपना पैर रखकर पूरी ताकत से दबाने लगा। बोल, आज तुम्हारे जागरण का दिन था, है ना? वह हंसते हुए बोला। पूरा शहर देख रहा था। हमारे युवा मालिक वांगदा भी आधे घंटे तक जागरण मंच पर तुम्हारा इंतजार करते रहे। लेकिन जिस अंडे से प्रागैतिहासिक दैत्य निकलना था, वह आखिर तक नहीं फूटा। अंत में उसे मृत अंडा घोषित कर दिया गया। मैंने दांत भींच लिए। मेरे होंठों से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं सिर्फ झाओ हूं को घूरता रहा। मेरी आंखों की वह नजर देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। मुझे तुम्हारी यही आंखें सबसे ज्यादा नफरत है। उसने सोने का बैट ऊंचा उठा लिया। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम्हारा दैत्य भी मर चुका है, तो तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं बचती। अगर तुम्हारा स्पिरिचुअल कोड निकालकर काले बाजार में बेच दूं, तो शायद कुछ पैसे मिल जाए। उसके शब्दों के साथ ही पीछे खड़ा आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोअर भी जोर से गुर्राया। उसे अपने मालिक के हत्या के इरादे का एहसास हो चुका था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसी समय मेरी बाहों में कसकर दबा हुआ धूसर रंग का पत्थर जैसा अंडा अचानक फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। जाओ हूं के हाथ में पकड़ा सोने का बेसबॉल बैट पूरी ताकत से मेरे घुटने पर आ गिरा। धड़ाम! मेरी हड्डियां मानो टूट गईं। दर्द की एक तेज लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। अगले ही वार में बैट मेरे माथे से टकराया। त्वचा फट गई और ताज़ा लाल खून बहने लगा। खून की कई बूंदें सीधे उस धूसर पत्थर के अंडे पर गिरी। लेकिन जो हुआ उसने मुझे भी हैरान कर दिया। खून अंडे की सतह से नीचे नहीं बहा। वह ऐसे उसके अंदर समा गया जैसे सूखा स्पंज पानी को सोख लेता है। अचानक मेरे दिमाग की गहराई में एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंज उठी। उच्च घनत्व भ्रूण जीन नमूना प्राप्त। होस्ट की जीवन शक्ति अत्यंत कमजोर है। बलपूर्वक सक्रियण प्रक्रिया प्रारंभ। उस आवाज के साथ ही मेरी धुंधली होती चेतना अचानक साफ होने लगी। मैंने तुरंत आंखें खोल दी। कीचड़ में पड़ा वह मृत घोषित किया गया अंडा अब हल्की लाल रोशनी छोड़ रहा था। उसकी चमक हर पल तेज होती जा रही थी। लेकिन झाओ हूं को जमीन पर हो रहे इस बदलाव का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था और अपने आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोअर को मुझे खत्म करने का आदेश दे रहा था। विशाल जंगली सुअर गरजता हुआ मेरी ओर दौड़ा। उसकी भारी टापों से पूरी गली कांपने लगी। उसके नुकीले दांत मेरे शरीर से आधे मीटर से भी कम दूरी पर थे। और तभी टुक! धूसर पत्थर का अंडा पूरी तरह टूट गया। लेकिन न आसमान से कोई दिव्य प्रकाश उतरा, न धरती कांपी, न किसी शक्तिशाली दैत्य का जन्म हुआ। टूटे हुए अंडे के भीतर से केवल एक बेहद छोटा सा जीव बाहर निकला। वह नाखून से भी छोटा था। उसका शरीर काले और लाल रंग का था। वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गया। वह एक मच्छर था और देखने से ही लग रहा था कि वह कुपोषित और बेहद कमजोर है। उसी समय मशीन जैसी आवाज फिर सुनाई दी। सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय। होस्ट से बंधनपूर्ण। एफ रैंक ब्लड लाइन मॉड्यूल सक्रिय। मैंने मन ही मन अपना पहला आदेश दिया, हमला करो। अगले ही पल वह छोटा सा मच्छर लाल चमक की एक रेखा बनकर गायब हो गया। इतनी तेज गति कि सामान्य आंखें उसे देख भी नहीं सकती थीं। उसने आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोअर की लोहे जैसी मजबूत चमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि बिजली की सटीकता के साथ सीधे उसके कान के अंदर घुस गया, जैसे कोई सूक्ष्म आकार की निर्देशित मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच गई हो। अगले ही क्षण
विशाल जंगली सुअर दर्द से पागल हो उठा। वह जोर जोर से सिर झटकने लगा। उसकी दर्दनाक चीखें पूरी गली में गूंज उठीं। उसकी लाल आंखों में पहली बार भय दिखाई दे रहा था। झाऊ पूरी तरह घबरा गया। ले आओ या, तुम्हें क्या हो गया? उसने अपने दैत्य को मानसिक आदेश देकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन मानसिक संबंध के माध्यम से उसे केवल असहनीय दर्द और दिमाग के भीतर मची तबाही का एहसास हुआ। सिर्फ 3 सेकंड बाद आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर की नाक, कान और आंखों से खून बहने लगा। उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह वहीं तड़पता हुआ हमेशा के लिए शांत हो गया। विशाल आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर की लाश जमीन पर पड़ी थी। पूरी गली में सन्नाटा छा गया। झाओ हू के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे से सारा घमंड गायब हो चुका था। वह बेजान पड़े अपने दैत्य को देख रहा था, फिर मेरी ओर देखने लगा। मैं धीरे धीरे कीचड़ से उठकर खड़ा हो गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुमने क्या किया? तुमने कौन सा गुप्त हथियार इस्तेमाल किया? मैं हल्का सा मुस्कुराया। गुप्त हथियार? मैंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और उंगलियां हल्की सी उठाई। अगले ही पल एक छोटा सा काला और लाल मच्छर उड़ता हुआ आया और बड़ी शांति से मेरी उंगली पर आकर बैठ गया। वह आराम से अपने पंख साफ करने लगा, मानो अभी अभी किसी साधारण काम से लौटा हो। मैंने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, इसका नाम है मिंगे। झाहू की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसे लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो, लेकिन उसके सामने पड़ी अपने दैत्य की लाश साफ बता रही थी कि यह कोई मजाक नहीं था। वह चीख पड़ा, मच्छर? एफ रैंक का एक साधारण मच्छर? यह असंभव है। एक एफ रैंक मच्छर डी रैंक आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर की रक्षा कैसे तोड़ सकता है? मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम सिर्फ बाहरी ताकत देखते हो, चाहे सामने ड्रैगन ही क्यों ना हो। अगर उसके दिमाग तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए तो एक छोटी सी सुई भी उसकी जान ले सकती है। मेरी बात पूरी होते ही सिस्टम की आवाज फिर गूंज उठी। टी रैंक आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर का शिकार सफल। 50 विकास एवोल्यूशन अंक प्राप्त हुए। होस्ट गंभीर रूप से घायल है, कृपया तुरंत ऊर्जा प्राप्त करें। ब्लड लाइन को जीवित रहने के लिए रक्त की आवश्यकता है। मैंने अपनी उंगली पर बैठे मिंघे की ओर देखा। उसका पेट अब पहले से थोड़ा लाल और भरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर से अभी भी भूख का एहसास मेरे मन तक पहुंच रहा था। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और झाओ हूं की ओर देखा। वह डर के मारे लगातार पीछे हट रहा था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब जब तुम खुद मेरे पास चले आए हो तो वापस जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मच्छर अभी पूरी तरह पेट भरकर नहीं खाया है। मेरी आवाज सुनते ही झाओ हू का चेहरा डर और गुस्से से विकृत हो गया। वह जोर से चिल्लाया, तू पागल हो गया है? मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। उसने दोनों हाथों से अपना सोने का बेसबॉल बैट कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से मेरी ओर दौड़ पड़ा। लेकिन मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। मेरे चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रही। मैंने बस अपनी तर्जनी, इंडेक्स फिंगर हल्के से आगे बढ़ाई और बहुत धीरे से एक आदेश दिया, जाओ। मेरी उंगली से आदेश मिलते ही मिंगे बिजली की चमक की तरह हवा में गायब हो गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि झाओ हूं उसे देख भी नहीं पाया। वह पूरी ताकत से सोने का बेसबॉल बैट घुमाते हुए मेरी ओर दौड़ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे अपने गले पर हल्की सी ठंडक महसूस हुई, मानो किसी नुकीली सुई ने उसकी त्वचा को छू लिया हो। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सुन्नता फैलने लगी। उसके हाथ पैर कमजोर पड़ने लगे, सांस लेना मुश्किल हो गया। वह घबराकर अपने गले को पकड़ने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसके हाथ से सोने का बेसबॉल बैट छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। आह, वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ टूटी फूटी सांसों की आवाज निकल रही थी। उसका शरीर तेजी से सूखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून किसी ने पल भर में चूस लिया हो। सिर्फ 10 सेकंड बाद जाओ हूं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। कुछ ही पल में उसका शरीर सूखकर एक बेजान खोल जैसा रह गया। वह मर चुका था। उसी समय सिस्टम की ठंडी आवाज फिर सुनाई दी, जागृत योद्धा का वध सफल। 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। चेतावनी, वर्तमान एवोल्यूशन पॉइंट्स स्प्लिट मोड खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिकार जारी रखें। मैं धीरे धीरे दीवार के सहारे बैठ गया और लंबी सांस ली। अभी भी मेरा शरीर बुरी तरह घायल था, लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि मुस्कान थी। मैंने अपनी उंगली की ओर देखा। मिंगे वहां शांति से बैठा था। उसका छोटा सा पेट अब चमकदार लाल हो चुका था। वह साफ बता रहा था कि उसने अभी अभी भरपेट खून पिया है। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, तो यही है असली शक्ति। ऐसी शक्ति
जिसे पाने के बाद किसी के सामने सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मुझे किसी की दया पर जीने की आवश्यकता नहीं है। मैंने होठों पर लगी बारिश और खून की बूंदों को जीभ से साफ किया। मेरी आंखों में धीरे धीरे एक अलग ही चमक उभर आई। वह चमक अब डर की नहीं, बल्कि पागलपन और महत्वाकांक्षा की थी। मैंने मन ही मन दृढ़ संकल्प लिया, जब तक मैं शिकार करता रहूंगा, जब तक मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे, तब तक मिंगे भी लगातार विकसित होता रहेगा। और एक दिन, भले ही वे आज सिर्फ एक एफ रैंक का मच्छर है, लेकिन भविष्य में दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रैगन, फीनिक्स और सभी प्राचीन दैत्य भी उसके सामने घुटने टेकेंगे और मुझे अपना स्वामी मानेंगे। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, बिना एक बार भी पीछे देखे। मैं झाऊ हूं और आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोअर की लाशों को पार करता हुआ आगे बढ़ गया। मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। बारिश अब धीरे धीरे थम चुकी थी। मैंने अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी और खून को जितना हो सका साफ किया और नॉर्थ सिटी की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद मेरे सामने एक विशाल और भव्य इमारत दिखाई दी। वह थी यूशो अकादमी, नॉर्थ सिटी की सबसे प्रतिष्ठित बीस टेमर अकादमी। मुख्य द्वार पर छात्रों की भारी भीड़ जमा थी। सभी ने सुंदर और महंगी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वे छोटे छोटे समूहों में हंसते बातें करते हुए अपने अपने प्रागैतिहासिक दैत्यों के साथ खड़े थे। किसी के पास विशाल अग्नि भेड़िया था, किसी के पास बिजली छोड़ने वाला बाज, किसी के पास बर्फीला अजगर, तो किसी के पास दुर्लभ वन्य आत्मा प्राणी। हर छात्र अपने दैत्य पर गर्व कर रहा था। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। और मैं फटे पुराने कपड़ों में, पूरे शरीर पर घाव लिए, एक जर्जर साइकिल पर वहां पहुंचा। अरे, क्या ये हमारा महान जीनियस वांग बाटियन नहीं है? तभी जोर की आवाज गूंजी। कुछ लड़के बैटल सूट पहने उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। उनके बीच सबसे आगे एक मोटा सा लड़का खड़ा था, जिसका सिर शरीर के मुकाबले असामान्य रूप से बड़ा था। उसका नाम लियू कियांग था। वह ली अवतियन का सबसे वफादार चमचा था। उसने सी रैंक का डाली डेमन जगाया था। लियू कियांग जोर से हंसते हुए बोला, सुना है, कल रात तुम अपने सपने से जाग गए। आखिरकार बाहर की हवा खाने निकल ही आए। उसके पास खड़ा डाली डेमन भी जमीन पर अपनी छाती पीटते हुए जोर से दहाड़ा। आसपास खड़े सभी छात्र रुक गए और तमाशा देखने लगे। मैंने बिना कोई भाव बदले अपनी गाड़ी लॉक की। मैंने उनकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। कल रात की शिकार ने मुझे एक बात अच्छी तरह सिखा दी थी। इस दुनिया में इज्जत बातें बदलने से नहीं, ताकत से मिलती है। लेकिन स्कूल के मुख्य द्वार पर अभी लड़ाई करना सही नहीं था। यहाँ के नियम बहुत सख्त थे। अगर किसी की जान चली गई तो तुरंत कानून प्रवर्तन टीम पहुंच जाती। मेरी मौजूदा ताकत अब भी पूरे देश की व्यवस्था से टकराने के लिए काफी नहीं थी। मैंने ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, हटो रास्ते से। मेरे इस रवैये ने लियू कियांग को और भड़का दिया। उसने हाथ हिलाया और उसका डाली डेमन तुरंत आगे आकर मेरे सामने दीवार की तरह खड़ा हो गया। लियू कियांग हंसते हुए बोला, स्कूल के अंदर जाना है? ठीक है, पहले मेरे प्यारे डेमन के पैरों के नीचे से रेंग कर जाओ। मैं दिखावा कर दूंगा कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। ये सुनते ही भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। मैं वहीं रुक गया और हल्का सा सिर उठाकर उस लगभग 2 मीटर लंबे डेमन को देखने लगा। मेरा दायां हाथ धीरे से जेब के अंदर गया। मेरी तर्जनी उंगली हल्की सी मुड़ी। ये मेरी आदत थी। जब भी मैं हमला करने वाला होता, यही हरकत अपने आप हो जाती। मेरी आस्तीन के अंदर छिपा मिंगे मेरे इरादे को महसूस कर चुका था। वह उत्साह से अपने नुकीले मुंह को रगड़ रहा था। मैं मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि 3 सेकंड में उसकी आंखें फोड़ूं या 5 सेकंड में उसकी नसें काट दूं। तभी एक ठंडी और घमंडी आवाज गूंजी, लियू कियांग, रास्ता मत रोको, तुम्हारी वजह से मेरा रास्ता गंदा हो रहा है। आवाज सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बंट गई और बीच में रास्ता बन गया। भीड़ के बीच एक शानदार गाड़ी धीरे धीरे आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक नौजवान उतरा। उसके कंधे पर एस रैंक का प्रागैतिहासिक जीव बैठा था। उसे देखते ही लियू कियांग का चेहरा तुरंत बदल गया और वह मुस्कुराते हुए बोला, यंग मास्टर ली, मैं तो बस आपकी तरफ से इस लड़के को सबक सिखा रहा था। इसने पूरे स्कूल की बदनामी की है। ली याओतियन ने शांत भाव से अपने कंधे पर बैठे जीव को सहलाया और मुस्कुराकर कहा, क्या शेर कभी सड़क के आवारा कुत्तों की परवाह करता है? आज नए छात्रों की परीक्षा का दिन है। ऐसे लोगों पर अपनी ताकत बर्बाद मत करो। चलो। इतना कहकर वह बिना मेरी तरफ दोबारा देखे मेरे पास से निकल गया। लियू कियांग ने जाते जाते मुझे घूरते हुए कहा, आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन दोपहर की प्रैक्टिकल परीक्षा में रिंग के ऊपर तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। इतना कहकर वह भी ली याओतियन के पीछे चला गया। धीरे धीरे भीड़ भी वहां से हट गई।
मैं वहीं खड़ा उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। मेरे होंठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान उभर आई। मैंने मन ही मन कहा, शेर और आवारा कुत्ते, उम्मीद है जब तुम्हारा पूरा खून चूस लिया जाएगा तब भी तुम्हारा यही घमंड बाकी रहेगा। कुछ देर बाद मैं त्यानलान अकादमी के पीछे स्थित ट्रायल एरिया में पहुंच गया। ये जगह बड़ी संख्या में निम्न स्तर के प्रागैतिहासिक जीवों का निवास स्थान थी। नए छात्रों को यहीं असली लड़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता था और अपने जीवों को शिकार करवाकर मजबूत बनाया जाता था। आमतौर पर सभी छात्र टीम बनाकर आते थे और उनके साथ एक शिक्षक भी रहता था, लेकिन मैं अकेला था। मैंने मुख्य रास्ते से जाने के बजाय घने जंगल का रास्ता चुना। मेरे आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपनी ताकत बढ़ाना। तभी मेरे सामने सिस्टम पैनल खुल गया। होस्ट वॉन्ग बाटियन, इवोल्यूशन पॉइंट 60, वर्तमान मिशन, पहली कीट सेना तैयार करो, आवश्यक शर्तें 100 इवोल्यूशन पॉइंट और 50,000 ग्राम निम्न स्तरीय जीवों का मांस। मैंने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। बाहर आओ मिंघे। काले और लाल रंग के मच्छर मेरे चारों तरफ मंडराने लगे। मैंने सामने घास की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ, आज का भोजन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। घास के बीच एक एफ्रैंक का पवन खरगोश आराम से एक मेवा खा रहा था। आम नए छात्रों के लिए उसे पकड़ना लगभग असंभव था क्योंकि उसकी रफ्तार हवा जैसी तेज थी, लेकिन मेरे मच्छरों के घेरे में उसकी फुर्ती किसी बूढ़े कछुए जैसी धीमी पड़ गई। अचानक लाल चमक की एक लकीर हवा में दौड़ी। पवन खरगोश को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। अगले ही पल मिंघे उसकी गर्दन पर उतर चुका था। उसके नुकीले मुखांग ने खरगोश की त्वचा को पल भर में भेद दिया और जहरीला विष उसके शरीर में उतार दिया। कुछ ही सेकंड में खरगोश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। आधे मिनट के भीतर उसका भारी शरीर जमीन पर गिर चुका था। एफ्रैंक जीव, पवन खरगोश का रक्त प्राप्त, इवोल्यूशन पॉइंट +2। मैंने सिस्टम की सूचना देखी और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। बहुत धीमा है। अगर इसी रफ्तार से इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे तो ली याओतियन तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। सूचना, होस्ट 50 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करके सिंगल स्प्लिट फंक्शन सक्रिय कर सकता है। मिंघे मदर यूनिट बनेगा और पहली पीढ़ी के सैनिक मच्छरों को जन्म देगा। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। यही तो मैं सुनना चाहता था। मैंने बिना एक पल गंवाए फंक्शन सक्रिय कर दिया। मेरी नजर मिंघे पर टिक गई। वह खरगोश के कंकाल पर बैठा था। अचानक उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसका पेट तेजी से फूलने लगा और कुछ ही क्षणों बाद उसके शरीर से चमकते लाल रंग के 10 छोटे अंडे बाहर निकले। जैसे ही वे हवा के संपर्क में आए, तुरंत फूट गए। उनमें से 10 छोटे मच्छर बाहर निकले। उनका आकार साधारण मक्खी जितना था, लेकिन उनके नुकीले मुखांग और चमकती लाल आंखें साफ बता रही थीं कि वे साधारण कीड़े नहीं थे। उनकी ताकत मिंघे जितनी नहीं थी, लेकिन उनकी असली शक्ति उनकी संख्या थी। मैंने अपने चारों ओर उड़ रहे 11 मच्छरों को देखा। मेरी आंखों में महत्वाकांक्षा की आग जल उठी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर आदेश दिया, जाओ, इस जंगल की हर जीवित चीज का खून चूस लो। एक ही पल में 11 मच्छर 11 छोटे बम वर्षक विमानों की तरह चारों दिशाओं में फैल गए और घने जंगल के अंदर गायब हो गए। उसी समय पूरे पहाड़ी जंगल में एक अजीब मौत का सिलसिला शुरू हो गया। चाहे बिल में छिपा छोटा जीव हो, पेड़ की डाल पर लिपटा हरा सांप हो या जंगल से गुजरता जंगली सुअर, कोई भी मेरी मच्छर सेना से बच नहीं पा रहा था। बड़े दानवों के लिए एक मच्छर सिर्फ मामूली खुजली जैसा था, लेकिन जब 10-10 मच्छर एक साथ हमला करते तो उनका जहर और लगातार खून चूसने की क्षमता किसी भी शिकार के लिए जानलेवा बन जाती। मेरे सामने सिस्टम की सूचनाएं लगातार चमकने लगी। इवोल्यूशन पॉइंट +1, इवोल्यूशन पॉइंट +2, इवोल्यूशन पॉइंट +5। अंक इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि उन्हें गिनना भी मुश्किल हो गया। करीब आधे घंटे बाद मैं एक बड़ी चट्टान पर बैठा था। मेरे सामने छोटे बड़े जानवरों की लाशों का ढेर लगा हुआ था। इस बीच मेरी मच्छर सेना भी लगातार बढ़ चुकी थी। शुरुआत के 11 मच्छर अब बढ़कर पूरे 100 हो चुके थे। अब वे कुछ कीड़े नहीं रहे थे। आसमान में उड़ता उनका विशाल झुंड किसी काले धुएं या मौत के बादल जैसा दिखाई दे रहा था। यही कीटों की सबसे भयावह ताकत होती है। जब तक उन्हें खून मिलता रहता है, वे कभी रुकते नहीं। उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है और एक दिन वे अंतहीन दुःस्वप्न बन जाते हैं। मैंने सिस्टम पैनल पर नजर डाली। इवोल्यूशन पॉइंट 500। मैंने शांत स्वर में कहा, बस अभी के लिए इतना काफी है। संख्या अब पर्याप्त है। अब हमें मात्रा नहीं, गुणवत्ता चाहिए।
मेरी नज़र मिंघे पर गई। लगातार विभाजन करने के कारण उसका शरीर पहले से कहीं बड़ा हो चुका था। तभी सिस्टम की आवाज़ फिर सुनाई दी। पर्याप्त इवोल्यूशन पॉइंट पाए गए। क्या आप पहली बार वंशावली पृष्ठ खोलकर ब्लड किंग इवोल्यूशन पथ सक्रिय करना चाहते हैं? आवश्यक सामग्री: एक बी रैंक दानव का रक्त। मैंने हल्का सा सिर उठाया। बी रैंक दानव। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। इस इलाके में सिर्फ एफ रैंक के जीव रहते थे। अगर बी रैंक दानव का खून चाहिए तो मुझे जंगल के और भी गहरे हिस्से में जाना होगा। उसी समय गुआन मुकोंग के पास से एक लड़की पूरी रफ्तार से भागती हुई निकली। उसका नाम लिन वानेर था। वह तियानालान अकादमी की सबसे मशहूर हीलर थी। अपनी खूबसूरती और उपचार क्षमता की वजह से पूरे स्कूल में उसकी काफ़ी इज्जत थी। लेकिन इस समय उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके पीछे कई दर्जन मीटर की दूरी पर एक टैंक जैसा विशाल आयरन क्लैड राइनो पूरी रफ्तार से उसका पीछा कर रहा था। ये बी रैंक का शिखर शिकारी इस समय पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी गहरी लाल आंखों में सिर्फ विनाश की भूख दिखाई दे रही थी। लीन वानेर पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसकी बाहों में एक छोटा सा लाइट एल्फ कांप रहा था। 3 मिनट पहले वही एल्फ राइनो के पैरों तले लगभग कुचल दिया गया था। अब उसके पास किसी चमत्कार का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अचानक आयरन क्लैड राइनो ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। कुछ ही पल में दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो गई। भागते भागते लिन वानियर का पैर सड़ी हुई मिट्टी से भरे गड्ढे में फंस गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने डरते हुए पीछे देखा। उसकी आंखों के सामने राइनो का जहरीला सींग लगातार बड़ा होता जा रहा था। वह सींग इतनी ताकतवर था कि मोटी स्टील की प्लेट भी पल भर में चीर सकता था। लिन वानेर ने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 सेकंड बीता, फिर दूसरा सेकंड, लेकिन जिस दर्द का उसे इंतजार था वह कभी आया ही नहीं। उसी क्षण हवा में एक अजीब सी घुटन पैदा करने वाली भनभनाहट गूंज उठी। वह आवाज इतनी घनी और डरावनी थी कि उसने राइनो की दहाड़ तक को दबा दिया। लिन वानेर कांपते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। जो दृश्य उसने देखा वह उसकी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिटने वाला था। राइनो का जहरीला सींग उसकी नाक से मुश्किल से 10 सेंटीमीटर दूर रुक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उस विशाल दानव को रोक दिया हो। उसे तभी पता चला कि न जाने कब राइनो का पूरा सिर हजारों कील जितने छोटे काले लाल मच्छरों से ढक चुका था। राइनो दर्द से पागलों की तरह दहाड़ने लगा। वह पूरी ताकत से अपना सिर झटक रहा था। कभी अपने सींग जमीन में मारता, कभी पेड़ों से शरीर रगड़ता और कभी जमीन पर लौटने लगता, लेकिन किसी भी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। मैं कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की मोटी शाखा पर खड़ा था। दोनों हाथ मेरी जेब में थे और मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। मेरे सामने जो कुछ हो रहा था वह मेरे लिए किसी अखाड़े का तमाशा भर था। मैंने मन ही मन आदेश देना शुरू किया। पहली टुकड़ी, इसकी आंखों पर हमला करो। दूसरी टुकड़ी, इसकी नाक पूरी तरह बंद कर दो। तीसरी टुकड़ी, कानों के रास्ते सीधे दिमाग तक पहुंचो। मैंने उंगलियों से पेड़ के तने पर हल्की सी दस्तक दी। मेरे आदेश के साथ ही काले लाल मच्छरों का झुंड किसी प्रशिक्षित सेना की तरह एकदम अनुशासित ढंग से हरकत में आ गया। लिन वानेर जमीन पर बैठी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों के सामने वह अजेय बी रैंक दानव अब किसी डूबते हुए इंसान की तरह तड़प रहा था। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। विशाल आयरन क्लैड राइनो का शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके गिरते ही चारों तरफ धूल का बड़ा बादल उठ गया। वह पूरी तरह मरा नहीं था। उसके पैर अब भी हल्के हल्के फड़क रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की सारी चमक हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। मैं आराम से पेड़ से नीचे कूद गया। हवा में उड़ती मच्छरों की काली लाल सेना मेरे चारों ओर घूम रही थी। मैंने लिन वानेर की तरफ एक बार भी नहीं देखा। सीधे उस विशाल राइनो की लाश के पास पहुंच गया। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया। अगले ही पल पूरा काला झुंड एक साथ बिखर गया और फिर कुछ ही सेकंड में दोबारा इकट्ठा होकर काले और लाल रंग की बहती नदी जैसा मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हर मच्छर का पेट ताजे खून से भरा हुआ था और लाल रोशनी से चमक रहा था। उसी समय मिंघे राइनो की लाश के पास आकर बैठ गया।
उसका शरीर अचानक तेजी से बदलने लगा। सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। उच्च गुणवत्ता वाला बी रैंक रक्त प्राप्त, 100% अवशोषण प्रारंभ, इवोल्यूशन की सभी शर्तें पूरी, वंश परिवर्तन शुरू किया जा रहा है। मेरी आंखों में उत्साह की चमक उभर आई। मैं साफ महसूस कर सकता था कि आध्यात्मिक संबंध के जरिए एक विशाल शक्ति लगातार मेरे शरीर में लौट रही थी। टक टक टक। मिंगे के शरीर पर मौजूद पुराना काला लाल कवच टूटने लगा। उसकी जगह एक नई और कहीं अधिक शक्तिशाली आकृति उभर रही थी। एक भयावह दबाव पूरे जंगल में फैलने लगा। मिंगे का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसका आकार पहले जितना ही था, बस थोड़ा बड़ा हो गया था। अब वह लगभग एक मुट्ठी के बराबर दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके पंखों में था। पहले उसके सिर्फ 2 पंख थे, अब उसकी पीठ पर 4 खूनी लाल पंख फैल चुके थे। हर पंख का किनारा किसी तेज धार वाले चाकू जैसा चमक रहा था। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। इवोल्यूशन सफल, नई प्रजाति प्राप्त, ब्लड किंग मच्छर, लेवल 1, नई विशेषता प्राप्त, ब्लड सोनिक वेव। तेज गति से पंख फड़फड़ाने पर यह भयानक ध्वनि तरंग उत्पन्न कर सकता है जो दुश्मन के अंदरूनी अंगों को चकनाचूर कर सकती है। दूसरी विशेषता प्राप्त, ब्लड क्रिस्टल आर्मर। इसकी रक्षा क्षमता कई गुना बढ़ गई है। अब यह सामान्य आग और साधारण शारीरिक हमलों का आसानी से सामना कर सकता है। नई स्किल प्राप्त, यूनिफाइड स्वार्म। अब ब्लड किंग मच्छर एक साथ 1000 निम्न स्तरीय कीटों को नियंत्रित कर सकता है। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिंगे धीरे से उड़कर मेरी हथेली पर आकर बैठ गया। उसका खूनी लाल शरीर किसी अनमोल रूबी की तरह चमक रहा था। उसकी चारों लाल पंख धूप में अजीब सी चमक बिखेर रहे थे। उसी समय पीछे खड़ी लिनवानेर आखिर हिम्मत करके उठी। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, वाह वांग बाटियन, क्या सच में तुम हो? उसने मेरा पुराना स्कूल यूनिफॉर्म पहचान लिया था और उसी के साथ उसने उस लड़के को भी पहचान लिया जिसे पूरे स्कूल का सबसे निकम्मा और बेकार छात्र माना जाता था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। मेरी आंखों में किसी इंसान को बचाने की खुशी नहीं थी, सिर्फ ठंडी और नाप तौल करने वाली नजर थी। मैंने जमीन पर पड़े राइनों की तरफ इशारा किया। इसके चारों पैर मैं ले जा रहा हूँ, बाकी खाल और मांस तुम्हारा है, इसे मेरी फीस समझ लेना। लिनवानेर कुछ पल तक मुझे देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिसने अभी उसकी जान बचाई वही उससे इतना बेरुखी से बात क्यों कर रहा था। लिनवानेर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। स्कूल के नियमों के अनुसार अगर कोई छात्र किसी की जान बचाता था तो दोनों कम से कम एक दूसरे का धन्यवाद तो करते ही थे। कई बार तो ऐसी घटनाओं के बाद गहरी दोस्ती भी हो जाती थी। लेकिन मेरे चेहरे पर न दया थी, न हमदर्दी और न ही कोई नरमी। मैं 2 कदम उसकी ओर बढ़ा। मेरे पूरे शरीर से उठती रक्त की भयावह आभा ने उसे अनजाने में 1 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो आज जो कुछ भी देखा है उसके बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना, खासकर मेरे मच्छरों के बारे में। मेरी हथेली पर बैठा मिंगे धीरे धीरे अपने खूनी पंख फैलाने लगा। उसका नुकीला मुखांक सीधा लिनवानेर की ओर था। मैंने बिना भाव बदले कहा, अगर अगली बार तुम्हारे मुंह से एक भी बात बाहर निकली तो ये डंक तुम्हारे दिल में नहीं, सीधे तुम्हारे दिमाग में उतरेगा। लिनवानेर का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसने घबराकर लगातार सिर हिलाया। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने कुछ भी नहीं देखा। राइनो को तुमने मारा, उसका सारा सामान भी तुम्हारा है। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर बिना समय बर्बाद किए राइनो के चारों पैर काटकर अलग कर दिए। बी रैंक दानव के ये पैर काले बाजार में बहुत ऊंची कीमत पर बिकते थे। इतने पैसों से मैं अपने ऊपर चढ़े कर्ज का एक हिस्सा चुका सकता था, साथ ही अपनी मच्छर सेना के लिए काफी मात्रा में ताजा मांस भी खरीद सकता था। मैंने मुड़कर आगे कदम बढ़ाए। अगले ही पल सैकड़ों रक्त मच्छर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे काले रंग का एक विशाल लबादा मेरे शरीर को ढककर धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में समा गया हो। कुछ ही सेकंड में मैं पूरी तरह गायब हो चुका था। जंगल में अब सिर्फ लिनवानेर और उस विशाल बी रैंक राइनो की लाश बची थी।
वह लंबे समय तक वहीं खड़ी रही। फिर उसकी नज़र राइनो के निर्जीव शरीर पर पड़ी और अचानक उसके मन में एक भयानक सच कौंध गया। जिस लड़के को पूरा स्कूल सबसे निकम्मा और बेकार छात्र समझता था, उसने सिर्फ 1 मिनट के भीतर बी रैंक के शिखर शिकारी का अंत कर दिया था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाई, लगता है अब पूरा तियानलान अकादमी बदलने वाली है। कुछ घंटों बाद तियानलान अकादमी का सेंट्रल बैटल एरिना छात्रों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। आज प्रथम वर्ष के छात्रों की मॉक कॉम्बैट परीक्षा होने वाली थी। विशाल अखाड़े के चारों ओर हजारों छात्र और शिक्षक बैठे थे। हर किसी की नज़र रिंग पर टिकी हुई थी। बीच में खड़े रेफरी ने ऊंची आवाज में अगला मुकाबला घोषित किया। अगला मैच कक्षा 3 सेक्शन 9 के लियू क्यांग बनाम कक्षा 3 सेक्शन 2 के वांग बाटियन। घोषणा पूरी होते ही पूरा स्टेडियम जोरदार ठाकों से गूंज उठा। हाँ, वांग बाटियन, वही लड़का जिसने एफ रैंक का मच्छर जगाया था। उसके लिए लड़ाई की क्या जरूरत है? उसे तो सीधा हार मान लेनी चाहिए। लियू क्यांग का सी रैंक डाली डेमन एक ही मुक्के में उसे चूर चूर कर देगा। चारों तरफ सिर्फ मजाक और हंसी सुनाई दे रही थी। उधर लियू क्यांग गर्व से मुस्कुराता हुआ रिंग पर चढ़ गया। उसके पीछे उसका विशाल सी रैंक डाली डेमन खड़ा था। लगभग 2.5 मीटर लंबा शरीर, फौलाद जैसी मांसपेशियां, चौड़ा सीना और डरावनी ताकत से भरी आंखें। लियू क्यांग ने पूरे स्टेडियम की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाया, अरे वांग बाटियन! अगर डर गया है तो अभी हार मान ले। आज मेरा मूड अच्छा है। अगर अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांग लेगा तो मैं सिर्फ तेरी हड्डियां तोड़ूंगा, वरना अगले 15 दिन अस्पताल के बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगा। उसकी बात सुनकर पूरा स्टेडियम फिर से हंसी से गूंज उठा। उसी समय खिलाड़ियों के प्रवेश द्वार से टप 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 कदमों की साफ और स्थिर आवाज सुनाई दी। हर कदम बिल्कुल संतुलित था। न कोई जल्दी, न कोई घबराहट और न ही किसी तरह का डर। कुछ ही क्षण बाद मैं धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकला। दोनों हाथ अब भी मेरी जेब में थे। धूप सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरा चेहरा पहले की तरह शांत और भावहीन था, लेकिन मेरी पीली आंखों में ऐसी ठंडी चमक थी जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो आज इस अखाड़े में कोई मरने वाला है। पूरा स्टेडियम कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। सैकड़ों निगाहें एक साथ मुंह पर टिक गईं। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कुछ दया भरी नजरों से देख रहे थे और कुछ बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे थे जब मैं रिंग पर बुरी तरह पिटूंगा। लियू क्यांग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंस पड़ा। वांग बाटियन, मुझे लगा था तू डर के मारे भाग गया होगा, लेकिन लगता है मरने का शौक अभी भी बाकी है। मैं बिना कुछ बोले धीरे धीरे रिंग के बीच तक चला गया। मेरे कदम पूरी तरह शांत थे। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक मामूली कीड़ा खड़ा हो। मेरी इस शांति ने लियू क्यांग के चेहरे की मुस्कान गायब कर दी। उसे पहली बार महसूस हुआ आज का वांग बाटियन पहले जैसा नहीं था। रेफरी दोनों के बीच आकर खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, मुकाबले के नियम सुन लो। रिंग से बाहर गिरने वाला या लड़ने में असमर्थ होने वाला हार जाएगा। जानबूझकर हत्या करना सख्त मना है। दोनों पक्ष अपने अपने प्रागैतिहासिक जीव बुलाइए। लियू क्यांग ने तुरंत अपना हाथ उठाया। बाहर आओ। डाली डेमन भारी गर्जना के साथ 2 मीटर से भी ऊंचा विशाल दानव रिंग पर उतर आया। उसके जमीन पर पैर रखते ही पूरा अखाड़ा हल्का सा कांप उठा। दर्शकों की भीड़ से जोरदार तालियां गूंजने लगीं। सेंट्रल बैटल एरिना में कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अभी कुछ सेकंड पहले तक जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उनकी हंसी अचानक गले में ही अटक गई थी। सबसे ऊंची वीआईपी सीट पर बैठा ली याओतियन हाथ में रेड वाइन का गिलास पकड़े मुझे ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसके लिए यह सब सिर्फ एक मामूली तमाशा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। मेरे सामने पहाड़ जैसे विशाल डाली डेमन का मुक्का बिजली की रफ्तार से मेरी ओर बढ़ रहा था, लेकिन मैंने ना तो पीछे कदम हटाया और ना ही बचने की कोशिश की। मैंने बस हल्का सा अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। मैंने अपनी उंगली से हल्की सी चुटकी बजाई। टक, एक लाल चमक हवा में कौंधी। अगले ही पल डाली डेमन का विशाल मुक्का मेरी नाक से मुश्किल से 1 इंच दूर आकर रुक गया। उसका पूरा शरीर अब भी हमला करने की मुद्रा में था, लेकिन उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी।
उसके विशाल शरीर पर अनगिनत खून की पतली धारें उभर आई थीं। उसने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से एक आवाज भी नहीं निकली। धड़ाम! विशाल डाली डेमन मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी दोनों भौहों के बीच सिर्फ एक छोटा सा लाल बिंदु दिखाई दे रहा था। मैंने उसकी लाश की तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा, यही है तुम्हारा सी रैंक प्रागैतिहासिक जीव। पूरा स्टेडियम स्तब्ध था। मेरे पीछे एक क्रिस्टल जैसी चमक वाला रक्त लाल मच्छर हवा में धीरे धीरे मंडरा रहा था। अभी कुछ क्षण पहले उसी ब्लड किंग मच्छर ने बिजली जैसी गति से डाली डेमन की दोनों भौहों के बीच वार किया था। उसका नुकीला मुखांक सीधे उसके मस्तिष्क के तंत्रिका केंद्र को भेदता हुआ सिर के पीछे से बाहर निकल गया। बस एक ही वार में लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जो लोग कुछ देर पहले जोर जोर से हंस रहे थे, अब उनकी सांस तक रुक गई थी। यहां तक कि वीआईपी सीट पर बैठा याओतियन भी झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखें मेरी हथेली के पास उड़ रहे रक्त लाल मच्छर पर टिक गईं। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह बुदबुदाया, यह असंभव! क्या सचमुच यह मच्छर है? इतनी भयानक गति, इतनी डरावनी भेदन शक्ति! पूरा स्टेडियम अब भी मौत जैसी खामोशी में डूबा हुआ था। मैंने झुककर डाली डेमन के ठंडे चेहरे पर हल्के से थपकी दी और शांत स्वर में कहा, सिर्फ शरीर बड़ा होने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। मैं धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। फिर मेरी नजर सीधे लियो की आंख पर जाकर रुकी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसके पैर कांप रहे थे। मैंने बिना किसी भावना के पूछा, अब भी लड़ना चाहता है? मेरी आवाज सुनते ही उसके शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई। वह धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। कांपती आवाज में बोला, मैं हार मानता हूं। कृपया मुझे मत मारो। पूरा स्टेडियम अब भी बिल्कुल शांत था। काफी देर बाद रेफरी को होश आया। उसने कांपती आवाज में घोषणा की, विजेता कक्षा 3 सेक्शन 9 वांग बाटियन। घोषणा पूरी होते ही पूरे अखाड़े में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने न तो दर्शकों की तालियों की परवाह की और न ही उनके हैरान चेहरों की। मैं बिना पीछे देखे सीधे रिंग से नीचे उतर गया। मेरे लिए ये जीत कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैंने अपनी जेब से एक आवेदन पत्र निकाला। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वाइल्डरनेस सर्वाइवल असेसमेंट। मैंने उसे देखते हुए हल्की मुस्कान दी। यही मेरी असली रणभूमि है। रात गहरा चुकी थी। नंबर 7 सैन्य नाकाबंदी क्षेत्र। विशाल लोहे की बाड़, ऊंचे प्रहरी टॉवर और लगातार घूमती सर्च लाइटें मानव सभ्यता और जंगली क्षेत्र के बीच आखिरी सीमा थी। बाड़ के उस पार, जहां तक नजर जाती थी, घना आदिम जंगल फैला हुआ था। पूरा जंगल जहरीली लाल धुंध से ढका रहता था। उसके अंदर अनगिनत खूंखार प्रागैतिहासिक जीव रहते थे। साधारण छात्रों के लिए वह मौत की घाटी थी, लेकिन मेरे लिए वही जगह सबसे बड़ा स्वर्ग थी। कुछ ही देर बाद एक सैन्य ट्रक धीरे धीरे नाकाबंदी क्षेत्र के मुख्य द्वार पर आकर रुका। ट्रक का पिछला दरवाजा खुला और एक एक करके दर्जनों छात्र नीचे उतरने लगे। ये सभी वे छात्र थे जिन्होंने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पास की थी। अब उन्हें 3 दिनों तक जंगली क्षेत्र में जीवित रहकर अपनी क्षमता साबित करनी थी। ज्यादातर छात्रों के चेहरों पर घबराहट और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं सबसे अलग एक कोने में खड़ा था। मेरे कंधे पर सिर्फ एक पुराना स्कूल बैग था और मेरे पास एक बहुत बड़ा बुना हुआ बोरा रखा था। उसी समय पीछे से एक व्यंग्य भरी आवाज आई, अरे ये तो हमारा नया चैंपियन है। मैंने मुड़कर देखा। ली याओतियन अपने कुछ साथियों के साथ मेरी ओर चला आ रहा था। उसकी नजर सीधे मेरे बड़े बोरे पर पड़ी। वह हंसते हुए बोला, सुना है तुमने घर का सारा मांस खरीद लिया। क्या जंगल में लड़ने जा रहे हो या बारबेक्यू पार्टी करने? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस झुककर लगभग 100 किलो वजनी बोरा अपने कंधे पर उठा लिया। बोरा उठाते समय उसका कंधा हल्का सा मेरे कंधे से टकराया। मैं बिना रुके उसके पास से निकल गया और सीधे नाकाबंदी क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। पीछे खड़े उसके साथी गुस्से में मेरी तरफ बढ़ने ही वाले थे, लेकिन ली याओतियन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वह मेरी जाती हुई पीठ को घूरता रहा। उसकी आंखों में जहरीली ठंडक चमक उठी। वह धीमी आवाज में बोला, जल्दी मत करो। जंगली क्षेत्र में लोगों का मर जाना बहुत आम बात है। जैसे ही वह जंगल के अंदर जाएगा, उसे खत्म करने का मौका मिल जाएगा। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। करीब आधे घंटे बाद मैं जंगली क्षेत्र के अंदर लगभग 5 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। मैंने सभी मुख्य रास्तों से बचते हुए घने जंगल के सबसे सुनसान हिस्से की ओर रुख किया। मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां चारों ओर दलदल हो, जहरीले कीड़े हों और सड़ते हुए पेड़ों से बदबू आती हो। कुछ देर बाद मैं एक विशाल दलदल के सामने रुक गया। चारों ओर सड़े हुए पेड़ों का घना जंगल था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही जगह ठीक है। मैं विशाल दलदल के किनारे रुक गया। चारों तरफ सड़े हुए पेड़, जहरीली गैस और बदबू से भरी हवा फैली हुई थी। मैंने अपने कंधे से भारी बुना हुआ बोरा नीचे फेंक दिया। अगले ही पल मैंने उसका मुंह खोल दिया। सैकड़ों किलो सड़ा हुआ मांस, खून और जानवरों के अंदरूनी अंग सीधे दलदल में गिर पड़े।
तेज खून की गंध पल भर में पूरे इलाके में फैल गई। मैंने शांत आवाज में कहा, बाहर आओ। मेरे बच्चों, मेरी आस्तीन के अंदर छिपे मच्छर एक एक करके बाहर निकलने लगे। अब उनकी संख्या 500 पहुंच चुकी थी। मैंने हाथ उठाकर आदेश दिया, सब खाओ और पूरी गति से प्रजनन शुरू करो। आदेश मिलते ही 500 मच्छर पागलों की तरह सड़े हुए मांस पर टूट पड़े। अगर यह दृश्य कोई साधारण इंसान देख लेता तो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता। मैं चुपचाप खड़ा उन्हें देखता रहा। कुछ ही देर में उनके पेट चमकने लगे। यह संकेत था कि वे फिर से विभाजित होने वाले थे। आसमान में उड़ रही मिंगे ने अपने चारों खूनी पंख फैलाए। उसने लगातार कम आवृत्ति वाली कंपन तरंगें छोड़नी शुरू कर दी। उन तरंगों की वजह से पूरी मच्छर सेना का चयापचय कई गुना तेज हो गया। अगले ही पल नए मच्छरों का जन्म विस्फोट की तरह शुरू हो गया। उनकी संख्या हर सेकंड बढ़ रही थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मेरे सामने सिस्टम पैनल पर एक नया विकल्प चमक रहा था। 200 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करें, विशेष वातावरण अनुकूलन क्षमता अनलॉक करें। मैंने बिना एक पल सोचे हाँ, अगले ही क्षण अभी अभी जन्मे मच्छरों के शरीर में भयानक बदलाव शुरू हो गया। उनका रंग अब साधारण काला नहीं रहा। उनके पेट पर हरे रंग की चमक उभर आई। उसके भीतर अत्यधिक अस्थिर जहरीला द्रव भरा हुआ था। मैंने उन्हें देखते हुए हल्की मुस्कान दी। आखिरकार मेरा पहला रणनीतिक हथियार तैयार हो गया। ये नए मच्छर अकेले लड़ाई में बहुत कमजोर थे। वे तेजी से उड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही वे किसी दुश्मन के पास पहुंचते, उनका पूरा शरीर विस्फोट कर देता। उनके पेट में भरा जहरीला द्रव पल भर में फट जाता और इतना शक्तिशाली विष छोड़ता जो स्टील तक को गलाने की क्षमता रखता था। सबसे बड़ी बात, उन्हें बनाने की कीमत बेहद कम थी। जब तक सड़ा हुआ मांस मौजूद था, मैं ऐसे हजारों आत्मघाती मच्छर बना सकता था। मैंने अपनी उंगलियों पर एक नया मच्छर बैठाया। उसके हरे चमकते पेट को देखकर मेरे होंठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान उभर आई। उसी समय धड़ 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 जमीन अचानक हल्के हल्के कांपने लगी। पहले ऐसा लगा मानो दूर कहीं कोई भारी ट्रक गुजर रहा हो, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कंपन और तेज हो गई। दलदल का पानी लहराने लगा। पेड़ों की सूखी शाखाएं टूट टूट कर गिरने लगी। उसी समय सिस्टम की चेतावनी गूंजी। चेतावनी, उत्तरी दलदल में अत्यधिक ऊर्जा प्रतिक्रिया मिली है। अनुमानित संख्या 10,000 से अधिक। मैं तुरंत सबसे ऊंचे पेड़ पर छलांग लगाकर उत्तर दिशा की ओर देखने लगा। कुछ किलोमीटर दूर क्षितिज पर धूल का विशाल गुब्बार उठ रहा था। अनगिनत खूंखार दानव पूरी रफ्तार से इसी दिशा में भागे चले आ रहे थे, लेकिन वे हमला नहीं कर रहे थे। वे किसी चीज से जान बचाकर भाग रहे थे। उसी समय सार्वजनिक संचार चैनल पर लगातार आपातकालीन संदेश गूंजने लगे। मदद करो, ये एरिया ए है, कोई हमें बचाओ, ली शेंग जल्दी आओ। ये कैसे हो सकता है? बाहरी इलाके में इतना बड़ा दानवों का झुंड क्यों आ गया? कम्युनिकेटर के भीतर सिर्फ चीखें, दहाड़ें और मरते हुए छात्रों की दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं सबसे ऊंचे पेड़ की शाखा पर खड़ा यह सब शांत भाव से देख रहा था। मेरे सामने हजारों प्रागैतिहासिक दानव किसी बाढ़ की तरह जंगल को रौंदते हुए भाग रहे थे। साधारण इंसान ये दृश्य देखते ही बिना पीछे मुड़े भाग खड़ा होता, लेकिन मैं नहीं भागा। मेरे होंठों पर धीरे धीरे मुस्कान उभरने लगी। वह मुस्कान हर पल और चौड़ी होती गई। कुछ ही सेकंड बाद वह एक पागलपन भरी हंसी में बदल चुकी थी। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ सड़े हुए मांस के सहारे अपनी मच्छर सेना को 10,000 तक पहुंचाने में बहुत समय लगेगा। मैंने दोनों बाहें फैला दी। मेरी आंखों में खून जैसा लाल उत्साह चमक रहा था। मैंने सामने भागते हुए अनगिनत दानवों को देखकर धीरे से कहा, लेकिन अब मेरे सामने तो हजारों टन ताजा मांस खुद चलकर आ रहा है। मेरे चारों ओर उड़ रहे हजारों मच्छर एक साथ आसमान में फैल गए। पूरा आकाश काले बादल से ढक गया। मैंने ठंडी आवाज में आदेश दिया। आज मैंने नीचे दलदल की ओर नजर डाली। अब वहां 5,000 से भी ज्यादा मच्छर मंडरा रहे थे। हरे जहरीले आत्मघाती मच्छर और रक्त लाल सैनिक मच्छर मिलकर आसमान में मौत का एक विशाल बादल बना चुके थे। मैंने धीरे से मुड़कर सामने भागते दानवों की बाढ़ की ओर देखा। मेरी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो, आज दुनिया को दिखाते हैं कि असली प्राकृतिक आपदा कैसी होती है। अगले ही पल 5,000 मच्छर एक साथ आसमान में उड़े। दूर से ऐसा लग रहा था मानो काले बादलों से बना एक विशाल हाथ दानवों की सेना को निगलने के लिए नीचे उतर रहा हो। पहली टक्कर दलदल की सीमा पर हुई। सबसे आगे दौड़ता हुआ एक डी रैंक शिकारी दानव कुछ समझ भी नहीं पाया था कि हजारों मच्छरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया।
उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। कुछ ही सेकंड बाद वहां सिर्फ हड्डियों का ढेर बचा था, लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं था। मैं पेड़ की चोटी पर खड़ा होकर लगातार आदेश देता रहा, आगे बढ़ो, आज कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। दूर लगभग 1 किलोमीटर पर भागते हुए छात्रों के एक समूह ने पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल उनके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जिसने उनकी आत्मा तक हिला दी। एक साधारण स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़का पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर खड़ा था। उसकी दोनों बाहें फैली हुई थीं और उसके पैरों के नीचे हराझर और लाल काले मच्छरों का अथाह समुद्र पूरे दानवों के झुंड से टकरा रहा था। एक छात्र कांपते हुए बोला, क्या वह मरना चाहता है? वहां तो हजारों दानव हैं। लेकिन अगले ही पल दोनों सेनाएं आमने सामने टकरा गईं। धड़ाम! दानवों की पहली पंक्ति ऐसे रुकी मानो किसी अदृश्य मांस पीसने वाली मशीन से टकरा गई हो। मैंने ठंडी आवाज में आदेश दिया, पहला लक्ष्य। आयरन बैग भेड़ियों का झुंड। वे अपनी लोहे जैसी खाल पर घमंड कर रहे थे। उन्हें लगता था कि कोई भी हमला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उनके सामने सैकड़ों आत्मघाती जहरीले मच्छर चमकते हुए पहुंच चुके थे। छट चट चट लगातार सूक्ष्म विस्फोट होने लगे। एक मच्छर का धमाका छोटा था, लेकिन उसका जहर बेहद घातक था। हरा अम्लीय विष पूरे शरीर पर फैल गया। भेड़ियों की आंखें, नाक और खाल के जोड़ों पर वह तेजी से चिपक गया। कुछ ही सेकंड में उनकी अभेद्य रक्षा गलने लगी। पूरे जंगल में दर्द से भरी भेड़ियों की चीखें गूंज उठी। मैंने उंगली हल्के से घुमाई। अब सैनिक दस्ते, हमला करो। मेरे आदेश के साथ ही 3000 से ज्यादा सैनिक मच्छर एक साथ आगे बढ़े। उनकी गति ऐसी थी मानो उन्हें खून की गंध ने पूरी तरह पागल बना दिया हो। अब उन्हें किसी कमजोर जगह की तलाश करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आत्मघाती जहरीले मच्छरों ने दुश्मनों की पूरी रक्षा पहले ही तोड़ दी थी। सैनिक मच्छर सीधे उन्हीं घावों में घुसने लगे जहां तेजाबी जहर ने मांस को गलाकर रास्ता बना दिया था। एक विशाल आयरन बैग भेड़िया जिसका वजन 400 किलो से भी ज्यादा था, गुस्से में मुंह खोलकर हवा में उड़ते मच्छरों को निगलना चाहता था। लेकिन उसी पल 10 से भी ज्यादा सैनिक मच्छर बिजली की रफ्तार से उसके खुले मुंह के भीतर घुस गए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, धड़ाम! विशाल भेड़िया बिना कोई प्रतिरोध किए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की चमक पूरी तरह बुझ चुकी थी। उधर वे 10 मच्छर अब खून से पूरी तरह भर चुके थे। उनके पेट फूल गए थे, लेकिन वे रुके नहीं। उड़ते उड़ते ही उन्होंने फिर से विभाजन शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में 10 मच्छर 20 बन गए, 20, 40 और फिर उनकी संख्या लगातार बढ़ने लगी। मेरी आंखों के सामने सिस्टम पैनल पागलों की तरह चमक रहा था। आयरन बैग भेड़िया समाप्त, इवोल्यूशन पॉइंट +50, ऊर्जा पर्याप्त, स्वचालित विभाजन प्रक्रिया शुरू। मैंने ऊपर देखा। अब मेरी मच्छर सेना की संख्या 6200 पार कर चुकी थी, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। नीचे पूरा जंगल खून और लाशों से भर चुका था। मेरी आंखों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं सिर्फ बढ़ते हुए आंकड़े देख रहा था। मेरे लिए सामने वाले की मौत पीछे खड़ी मेरी सेना की नई ताकत थी। जब तक मैं जिंदा था, मेरी मच्छर सेना कभी खत्म नहीं हो सकती थी। उसी समय दानवों की दूसरी लहर भी युद्ध भूमि में पहुंच गई। इस बार सामने थे विशाल जंगली सांडों का झुंड और उनके साथ तेज रफ्तार विंड मैंटिस। उनकी संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार संख्या का दबाव दिखाई देने लगा। सैकड़ों मच्छर जंगली सांडों के भारी खुरों के नीचे कुचल गए। कई सैनिक मच्छरों को विंड मैंटिस की तेज धारदार भुजाओं ने हवा में ही काट डाला। कुछ ही सेकंड में मेरी सेना के सैकड़ों मच्छर मर चुके थे, लेकिन मेरे चेहरे पर घबराहट का नामो निशान नहीं था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। खपत की लड़ाई, हाँ, कीटों की सेना कभी खपत से नहीं हटती। मैंने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति मुक्त कर दी और पहली बार मेरे कंधे पर बैठी मिंगे ने स्वयं युद्ध भूमि की ओर उड़ान भरी। मिंगे बिजली की तरह उड़कर पूरे युद्ध क्षेत्र के ठीक ऊपर पहुंच गया। उसके चारों खूनी पंख अविश्वसनीय गति से कांपने लगे। उनसे निकलने वाली उच्च आवृत्ति की तरंगें इंसानों को सुनाई नहीं देती थीं, लेकिन हर मच्छर उन्हें साफ महसूस कर सकता था। यह रानी का युद्ध आदेश था। जैसे ही वह तरंग पूरे झुंड में फैली, सभी मच्छर अचानक और भी उग्र हो गए। उनकी उड़ने की गति लगभग 30% बढ़ गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मिंगे ने अपना मुंह खोला। उसका पूरा शरीर लाल क्रिस्टल की तरह चमकने लगा। अगले ही पल युद्ध भूमि में बहा हुआ खून मानो किसी अदृश्य शक्ति से खींचने लगा। चारों तरफ बिखरी रक्त की धाराएं हवा में उठी और लाल धागों की तरह सीधे मिंगे के शरीर में समाने लगी।
मैंने शांत आंखों से यह दृश्य देखा। जितना अधिक खून बह रहा था, उतनी ही तेजी से मेरी पूरी मच्छर सेना विकसित हो रही थी। जो मच्छर युद्ध में मर रहे थे, उनकी जगह नए मच्छर तुरंत जन्म ले रहे थे। 1000 मरे तो अगले ही पल 2000 नए पैदा हो गए। यही कारण था कि कीटों की सेना को पूरी दुनिया की सबसे भयावह सेनाओं में गिना जाता था। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी संख्या थी। उसी समय कुछ दूरी पर बने ऊंचे रक्षा मोर्चे पर खड़ा सुरक्षा कप्तान झांग ब्याओ दूरबीन से पूरा युद्ध देख रहा था। उसने पहले ही मान लिया था कि आज 100 से ज्यादा छात्र मारे जाएंगे। उसने बचाव दल तक तैयार कर रखा था। लेकिन जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था, उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। जिस दानव सेना को रक्षा पंक्ति तोड़ देनी चाहिए थी, उसी दानव सेना को किसी ने बीच से चीर कर रख दिया था। उसके ठीक बीचों बीच काले रंग का एक विशाल भंवर घूम रहा था। वह भंवर दरअसल मेरी मच्छर सेना थी। जो भी दानव उसके भीतर घुसता, वह कभी वापस बाहर नहीं निकलता। झांग ब्याओ ने दूरबीन नीचे रख दी। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसी समय उसके पास खड़े सैनिक ने घबराकर रिपोर्ट दी, कैप्टन, उस इलाके में जीवन संकेत लगातार बढ़ रहे हैं। 30,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। झांग ब्याओ कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से मेरी ओर देखा। मैं अब भी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बिल्कुल शांत खड़ा था। मेरे चेहरे पर थकान का एक भी निशान नहीं था, बल्कि मेरी आभा पहले से भी अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। झांग ब्याओ के होंठ कांप उठे। वह बुदबुदाया, ये लड़का आखिर है कौन? इंसान या फिर कोई राक्षस? उसी समय दानवों की भीड़ के दूसरी ओर से अचानक मदद की दर्दनाक पुकार सुनाई दी। बचाओ, कोई हमें बचाओ, ली शाओ, प्लीज हमारी मदद करो। कुछ छात्र एक विशाल चट्टान पर फंसे हुए थे। उनके चारों ओर दर्जनों हिडन बॉम्ब बीस्ट घूम रहे थे। वे किसी भी पल हमला करने वाले थे। उनमें से एक लड़की रोते हुए लगातार सहायता के लिए चिल्ला रही थी, ली शाओ, हमें मत छोड़ो। कुछ दूरी पर ली याउतियन पहले ही सुरक्षित ऊंची जगह पर पहुंच चुका था। उसने उनकी पुकार साफ साफ सुनी। उसने उन खूंखार दानवों की तरफ देखा, फिर अपने दांत भींच लिए। अगले ही पल उसने बिना कुछ कहे अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने अनसुना करने का नाटक किया। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, इस समय वापस जाना सीधी मौत को गले लगाने जैसा है। उधर मेरी नजर भी उस दिशा में चली गई, लेकिन मेरा उद्देश्य लोगों की जान बचाना नहीं था। मेरी निगाह तो उन हिडन बॉम्ब बीस्ट पर थी। उनकी खाल और शरीर उच्च स्तर के मच्छरों को विकसित करने के लिए बेहतरीन सामग्री थे। मैंने बिना भाव बदले अपनी उंगली आगे बढ़ाई, जाओ। अगले ही पल 500 मच्छर काले तूफान की तरह उस दिशा में उड़ गए। जैसे ही हिडन बॉम्ब बीस्ट छात्रों पर झपटने वाले थे, घने मच्छरों के झुंड ने उन्हें पूरी तरह ढक लिया। वे अपने पंजे तक नहीं चला पाए। घबराकर जमीन पर लौटने लगे, अपने शरीर से मच्छरों को हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सब बेकार था। सिर्फ 10 सेकंड के भीतर वे सारे हिडन बॉम्ब बीस्ट जमीन पर निढाल पड़े थे। उनकी आंखों से जीवन पूरी तरह गायब हो चुका था। चट्टान पर फंसे छात्र जोर जोर से सांस लेने लगे। वे मेरी ओर दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। भाई वांग, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचा ली। आज से आप हमारे बड़े भाई हैं। अगर कभी जरूरत पड़ी, हम अपनी जान भी आपके लिए दे देंगे। मैं उनकी तरफ बिना कोई भाव दिखाए आगे बढ़ा। मैंने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। सीधे एक मरे हुए हिडन बॉम्ब बीस्ट के पास पहुंचा। झुककर उसका पेट चीर दिया। उसके भीतर से काली चमक वाला एक दुर्लभ दानवीय अंग निकाला और चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। फिर पहली बार उनकी ओर देखकर ठंडी आवाज में कहा, गलत मत समझना, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये नहीं किया। मुझे बस कोई भी मेरे शिकार को छुए, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर मैं मुड़ा और दोबारा अपनी मच्छर सेना के बीच युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया। पीछे खड़े छात्र मुझे जाते हुए देखते रह गए। उसी पल उन्हें एक भयानक सच समझ में आया। मेरी नजरों में उनकी और उन मरे हुए दानवों की कीमत में कोई फर्क नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। मेरी मच्छर सेना लगातार बढ़ती रही। 10,000, 20,000, 30,000 और देखते ही देखते उनकी संख्या 50,000 तक पहुंच गई। जिस दलदल को मैंने अपना अड्डा बनाया था, वह अब पूरी तरह शांत हो चुका था। आसपास के दानव अब उस क्षेत्र में आने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। जो भी भागता हुआ उस दिशा में पहुंचता, वह अचानक रास्ता बदल देता, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि वहां मौत उनका इंतजार कर रही है। मैंने सिस्टम पैनल की ओर देखा। इवोल्यूशन पॉइंट 5000 प्लस। मेरे होंठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान उभर आई। कमाल,
इतने इवोल्यूशन पॉइंट, अब अगला विकास पहले से कहीं आसान होगा। लेकिन उसी क्षण जंगल की सबसे गहरी दिशा से एक भयानक दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। थम ऐसा लगा मानो हवा अचानक भारी हो गई हो। आसमान में उड़ रहे सैकड़ों मच्छर एक एक करके नीचे गिरने लगे। वे तड़प रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें दबा दिया हो। दूर भागते हुए दानव भी अचानक रुक गए। फिर एक एक करके सब जमीन पर झुक गए। ये डर नहीं था, ये किसी सर्वोच्च शिकारी के सामने पूर्ण समर्पण था। मैंने तुरंत उत्तर दिशा की ओर देखा। मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। घने जंगल के भीतर से एक विशाल आकृति धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसकी ऊंचाई लगभग 3 मंजिला इमारत जितनी थी। पूरा शरीर नीली बिजली से घिरा हुआ था। उसकी पीठ पर खड़े नुकीले कांटे बिजली के टावर जैसे दिखाई दे रहे थे। हर कदम के साथ जमीन पर गहरे गड्ढे बनते जा रहे थे। उसकी आंखें 2 चमकती हुई नीली मशालों की तरह सीधे मेरी ओर देख रही थीं। उसी समय सिस्टम की चेतावनी जोर से गूंजी। चेतावनी, चेतावनी, मास्टर लेवल जीवन रूप का पता चला। लक्ष्य टाइटन थंडर बीस्ट, रैंक सी लेवल मास्टर, खतरे का स्तर अत्यधिक। सुझाव, तुरंत पीछे हटें। मैंने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। अगर कोई साधारण छात्र होता तो इस दानव को देखकर डर के मारे बेहोश हो जाता, लेकिन मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। इसके उलट मेरी आंखों में लड़ने की आग और तेज हो गई। मैंने सिस्टम पर चमकते 5000 प्लस इवोल्यूशन पॉइंट्स की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराया। अगर इसे मार दिया तो क्या मेरे इवोल्यूशन पॉइंट 10,000 पार कर जाएंगे? और अगर मिंघे ने इसका खून पी लिया तो वह किस रूप में विकसित होगा? मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और उस विशाल टाइटन थंडर बीस्ट की ओर उंगली तान दी। मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। आ जाओ, देखते हैं तुम्हारी खाल ज्यादा मजबूत है या मेरे मच्छरों के दांत। रेजी टाइटन विशाल छिपकली स्पष्ट रूप से उकसावे से क्रोधित हो चुकी थी। उसकी पीठ पर मौजूद कई कांटे अचानक तेज नीली बिजली से चमक उठे। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधे अपना सबसे शक्तिशाली कौशल इस्तेमाल कर दिया, थंडर इन्फर्नो। उसकी पीठ से एक मोटी बिजली की श्रृंखला निकली जो अगले ही क्षण अनगिनत छोटी छोटी विद्युत चापों में फट गई। 500 मीटर के पंखे के आकार वाले पूरे क्षेत्र को बिजली ने ढक लिया। घने मच्छरों के झुंड के लिए यह किसी प्रलय से कम नहीं था। छटाक छटाक छटाक, हवा में जले हुए मांस और कीड़ों की बदबू फैल गई। मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की गई मेरी 50,000 मच्छरों की सेना एक ही पल में 1/3 खत्म हो गई। मानसिक बंधन का स्वामी होने के कारण इतने बड़े पैमाने पर झुंड के मरने का सीधा प्रतिघात मुझ पर पड़ा। खांस, मेरे मुंह से खून की एक धार निकल पड़ी। दूर खड़ा ली औतियान ये दृश्य देखकर लगभग खुशी से उछल पड़ा। हा हा हा, मर गया, इस बार तो ये पक्का मर गया। वह रेजी टाइटन छिपकली है, एक सी ग्रेड लॉर्ड स्तर का दैत्य। वांग बाथियन ने उसे सीधी टक्कर लेने की हिम्मत कैसे कर ली? इस बार तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। लेकिन मैंने केवल होंठों पर लगा खून पोंछा। मेरी आंखों में डर नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा क्रूरता भर गई। एरिया क्लियरिंग स्किल, अच्छा मैं देखता हूं तेरे पास ऐसे कितने हमले हैं। मैंने दर्द को जबरदस्ती दबाया और तेजी से आदेश देना शुरू किया। सभी मच्छर अलग हो जाओ, पूरी तरह बिखर जाओ, 3 आयामी घेराबंदी बनाओ। आत्मघाती जहरीले मच्छरों की पहली टुकड़ी जमीन से चिपक कर उड़ो। बाकी लड़ाकू मच्छरों को मरने जीने की चिंता मत करना, सीधे उसके मुंह और नाक के अंदर घुस जाओ। बचे हुए 30,000 से अधिक मच्छर अब झुंड बनाकर नहीं उड़ रहे थे। वे धूल की तरह चारों दिशाओं में फैल गए और बिना किसी अंधे कोने के उस विशाल दैत्य को घेरने लगे। रेजी टाइटन छिपकली क्रोध में अपने विशाल पंजे घुमाने लगी। हर एक वार में सैकड़ों मच्छर चकनाचूर हो रहे थे। उसने फिर बिजली छोड़ी। एक और क्षेत्र काला पड़ गया, लेकिन मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनका आकार बहुत छोटा। इतने विशाल दैत्य के लिए मच्छरों को मारना ऐसा था जैसे तोप से मक्खियां मारने की कोशिश करना। उसकी ताकत बेकार जा रही थी। यही मौका है, सब आत्मघात। मैंने ठीक उसी क्षण हमला करने का आदेश दिया जब विशाल छिपकली का ध्यान एक पल के लिए भटका। हजारों बचे हुए आत्मघाती जहरीले मच्छर हरी मिसाइलों की तरह उसके पेट के नीचे जा घुसे।
धड़ाम 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 लगातार विस्फोट हुए। तेजाब जैसा झर पागलों की तरह उसके शरीर को खिलाने लगा। लॉर्ड स्तर की रक्षा भी इस सटीक विस्फोट को सह नहीं सकी। उसके पेट की चमड़ी फट गई और मांस बाहर निकल आया। विशाल छिपकली ने दर्द से दिल दहला देने वाली चीख मारी। वह जमीन पर तड़पते हुए लौटने लगी। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ था। इसी बीच मैं चुपचाप उसके 50 मीटर के भीतर पहुंच चुका था। मेरे हाथ में वही गैंडे का सींग था जिसे मैंने पहले काट कर रखा था। मेरी निगाहें उसके पेट पर बने उस बड़े घाव पर टिकी थीं। मैंने धीरे से पूछा, मिंगे, तैयार हो? मेरे कॉलर के अंदर छिपा रक्त सम्राट मच्छर हल्के से अपने पंख फड़फड़ाया। वह अपनी पूरी शक्ति जमा कर रहा था, एक ऐसे अवसर का इंतजार जिसमें एक ही वार सब कुछ समाप्त कर दे। युद्ध भूमि पर मेरी मच्छरों की सेना लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अचानक रेजी टाइटन विशाल छिपकली ने अपना विशाल मुंह फिर से खोल दिया। वह एक और ऐसी बिजली की किरण छोड़ने वाली थी जो पूरे मैदान को साफ कर सकती थी। अभी हमला! मैं पूरी ताकत से दहाड़ा, लेकिन मैंने मिंघे को हमला करने का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय मैंने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे हाथ में पकड़ा गैंडे का नुकीला सींग मैंने पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दिया। शरीर की बढ़ी हुई शक्ति और सटीक निशाने की बदौलत वह सींग भाले की तरह हवा चीरता हुआ विशाल छिपकली की आंख की ओर जा पहुंचा। विशाल छिपकली ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया में अपनी आंख बंद कर ली और सिर एक ओर घुमा लिया। उसका बिजली वाला हमला बीच में ही रुक गया और दिशा बदलकर बगल की विशाल चट्टान पर जा लगा। धड़ाम! पूरी चट्टान विस्फोट के साथ चूर चूर हो गई और ठीक उसी क्षण जब उसका ध्यान केवल 0.1 सेकंड के लिए भटका, एक लाल रंग की चमकती हुई किरण उसकी अभी पूरी तरह बंद न हुई पूंछ के नीचे स्थित मलद्वार में सीधी घुस गई। ये सबसे गंदी रणनीति थी, लेकिन सबसे प्रभावी भी। पूरा मैदान एक पल के लिए सन्न रह गया। यहां तक कि दूर खड़ा लियाओतियान भी डर के मारे अपने दोनों पैर भींचकर खड़ा रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये तो हद से ज्यादा नीच चाल है। अगले ही पल वह विशाल लॉर्ड स्तर का दैत्य अचानक बिल्कुल स्थिर हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से केवल घुटी हुई आवाजें ही निकल रही थीं, क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक भयानक नरसंहार शुरू हो चुका था। उसके शरीर के भीतर घुस चुका मिंघे उसके गर्म धड़कते हुए अंदरूनी अंगों में पहुंचते ही अपनी विशेष क्षमता सक्रिय कर चुका था। सुपर फ्रीक्वेंसी अंडा प्रत्यारोपण। कुछ ही सेकंड में हजारों लार्वा उसके शरीर के भीतर जन्म लेने लगे। वे उसकी आंतों, मांसपेशियों और अंगों को अंदर से खाना शुरू कर चुके थे। रेजी टाइटन विशाल छिपकली दर्द से पागल हो उठी। वह लगातार पहाड़ों और चट्टानों से अपना शरीर टकराने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! पूरी पहाड़ी कांपने लगी। उसने अपने शरीर के भीतर बिजली दौड़ाकर उन कीड़ों को मारने की कोशिश की, लेकिन इससे उसके अंदरूनी अंग और भी तेजी से जलने और फटने लगे। सिर्फ 1 मिनट बाद वह सी ग्रेड लॉर्ड, जो अकेला पूरी सेना को नष्ट कर सकता था, भारी धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। थम! उसी क्षण उसके शरीर के हर छेद से असंख्य लाल रंग के मच्छर बाहर निकलने लगे, मानो रक्त की नदी फूट पड़ी हो। सी ग्रेड लॉर्ड रेजी टाइटन विशाल छिपकली का वध सफल। 5000 विकास अंक प्राप्त हुए। दुर्लभ सामग्री प्राप्त रे यून ड्रैगन बोन। दुर्लभ सामग्री प्राप्त टाइटन बीस्ट कोर। उच्च स्तरीय बिजली तत्व जीन का पता चला। बधाई हो, मातृ मच्छर मिंघे ने दूसरी बार विकसित होने की शर्तें पूरी कर ली हैं। मैं थके हुए शरीर को घसीटता हुआ उस विशाल शव के पास पहुंचा। उसी समय विशाल छिपकली के शरीर से निकले लाल मच्छरों का झुंड अपने राजा मिंघे को घेरे हुए बाहर उड़कर आया। उसका रूप फिर से पूरी तरह बदल चुका था। पहले उसका शरीर रक्त क्रिस्टल जैसा लाल था, अब उस पर गहरा बैंगनी काला रंग छा चुका था। उसका आकार पहले से छोटा होकर केवल 1 उंगली जितना रह गया था, लेकिन उसकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक भयावह थी। पहले उसके 4 पंख थे, अब उसके 6 पंख थे। हर पंख पर रहस्यमयी बैंगनी बिजली लगातार बह रही थी। उसकी सूंड अब आधी पारदर्शी काले बैंगनी रंग की हो चुकी थी। विकास सफल। नाम
बैंगनी स्वर्ण विद्युत सम्राट मच्छर। तत्व: विष, बिजली, अंधकार, विशेष क्षमता। 1. शून्य में तैरना, विशेष क्षमता। 2. विद्युत विष डंक, विशेष क्षमता। 3. परजीवी कठपुतली। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बैंगनी बिजली से चमकता हुआ सम्राट मच्छर धीरे धीरे उड़कर मेरी उंगली पर आ बैठा। मैंने दूर भागते हुए भयभीत दैत्य पशुओं की ओर देखा, फिर उन तथाकथित प्रतिभाशाली सहपाठियों की ओर जिनके चेहरे अब मुर्दों से भी ज्यादा पीले पड़ चुके थे। मैंने मच्छर के पंखों को हल्के से सहलाया